So, hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग वहाँ पर डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है सिंगौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है भारत के कौन, रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने स्थापना कर दी है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है किसका, कंजर्वेशन वर्क का। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। ये आप देख पाओगे एक फोर्ट है जिसका नाम है सिंगौड़गढ़ फोर्ट। अब यहाँ पर स्थापना किस चीज़ की करी गई है, कंजर्वेशन वर्क की। कंजर्वेशन मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कैसी हालत हो रही है तो इसकी, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्थापना करी गई है। तो और साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ करी गई है, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उद्घाटन भी करा है। एक जबलपुर सर्किल को आप कह सकते हो नया कार्ड आउट किया गया है, तो उसका भी उद्घाटन किया है। फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ के अंदर सिंगौरगढ़ फोर्ट इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिंगौरगढ़ फोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिंग्रामपुर विलेज के अंदर। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दमोह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये फोर्ट लोकेटेड है। तो लोकेशन याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फोर्ट के बारे में तो एक हिल फोर्ट है, पहाड़ों के ऊपर ये किला बना हुआ है। ये गोंडवाना किंगडम को बिलोंग करता है, ठीक है। पूरे फॉरेस्टेड एरिया में अगर हम बात करें तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली ये हिल के ऊपर ये किले को बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें गोंडवाना रूलर से पहले, यानी गोंड रूलर से पहले किसी और के हाथ में ये फोर्ट हुआ करता था। ये हुआ करता था चंडेल रूलर्स के हाथ में, 1308 की बात है। लेकिन उसके बाद जो गोंड रूलर्स हैं इन्होंने, आप कह सकते हो, इसके ऊपर जीत हासिल करी है और फिर उसके बाद इनके हाथ में पूरी तरह से ये फोर्ट आ गया था। लेकिन आज के टाइम पर न्यूज़ में क्यों है, आज के टाइम पर देखें तो पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है, इसकी कंडीशन काफ़ी बुरी हो चुकी है और इसका कोई केयर टेकर नहीं है। तो बेसिकली उसी के लिए कंजर्वेशन को स्टार्ट करा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई केयर टेकर है नहीं, ख्याल रखने वाला कोई है नहीं उस फोर्ट का। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और वापस से आप कह सकते हो जो इसकी आप चमक है वो वापस से लाई जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है सेकंड आर्टिकल, बात करी गई है एमटी स्वर्ण कृष्णा। तो ये एक अपना जहाज़ है तो इसके बारे में बात करी गई है। देखो थोड़ा सा आप इस आर्टिकल को हमारे इंडियन वीमेंस डे से रिलेट भी कर सकते हो, जो कि कल के दिन था 9 मार्च 2021 को, जो 8 मार्च 2021 को जो मनाया जाता है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मानसुख मंडावे, तो इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, झंडी दिखा दी किसको, एक शिप को। यहाँ पे आप देख पाओगे एक वेसल है जिसका नाम है एमटी स्वर्ण कृष्णा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जहाज़ जल यात्रा पे निकल गया था, लेकिन ये जो जहाज़ है इसके ऊपर कोई भी आपको देख सकते हो मेल क्रू नहीं मिलेगा, सारी की सारी वेमेन क्रू हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि एक जहाज़ जो जल यात्रा पे निकला है उसमें सारी की सारी वेमेन हैं, वेमेन क्रू हैं जो कि उसको देखभाल करेंगी। तो ऐसा पहली बार हुआ है मेरी टाइम हिस्ट्री के अंदर, जो शिप है वो जल यात्रा पे निकला है वेमेन ऑफिसर्स के द्वारा। और वो कौन सा शिप है, वो है टी स्वर्णा कृष्णा। ये एक ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है जिसको बनाया गया था साल 2010 के अंदर और इसको ऑपरेट करती है हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। ये जो हम लोग आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं टू द पॉइंट आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आर्टिकल 3 के ऊपर आएंगे। इस आर्टिकल को हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस किया था। बात करी जा रही है चाइना अपना 5 ईयर प्लान लेकर आया है, पंचवर्षीय योजना, और उसके अंदर उसने डिसाइड किया है कि अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर डैम बनाएगा। आप कहोगे यार ब्रह्मपुत्र रिवर तो इंडिया के अंदर है, लेकिन ये तिब्बत से निकल कर आती है। तो तिब्बत के अंदर से निकल कर आती है, तो तिब्बत के अंदर जब होती है ये तो उसको हम लोग बोलते हैं यारलुंग ज़ैंगबो। जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है तो कहलाई जाती है ब्रह्मपुत्र। ओके, अभी मैं मैप वगैरह दिखाऊंगा, उसके थ्रू भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक ड्राफ्ट चाइना का नए 5 ईयर प्लान का आ चुका है बाहर, 2021 से लेकर 25 तक का प्लानिंग यहाँ पर चाइना ने कर चुकी है और यहाँ पे ग्रीन लाइट दे दिया है कि पहला डैम बनाया जाएगा, बिल्ट करा जाएगा। कहाँ पर, यारलुंग ज़ैंगबो रिवर पर। अब यारलुंग ज़ैंगबो रिवर कहलाती है वो तिब्बत के अंदर, लेकिन जब वो इंडिया के अंदर फ्लो करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप दृश्य देख सकते हो आसाम की साइड का। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
उसके बाद अब थोड़ी सी बात करेंगे जो ये ड्राफ्ट है, ये नया 5 ईयर प्लान जो लेकर आया गया है 2025 तक का, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स इस पे सेट करने वाले हैं। हाइड्रो पावर बेसिस भी बिल्ड करेंगे, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने वाला है चाइना इन आने वाले 5 सालों के अंदर। और कहाँ पर, अगेन उस रिवर की चर्चा करी गई है, ठीक है। तो उस रिवर को मैं अभी आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग पीछे चलेंगे। तो आप देख पाओगे ये है हमारी ग्रेट इंडिया का मैप, और उसके बाद आप देख पाओगे तिब्बतन प्लेट्यू, और इधर होगा चाइना। और ये रिवर कौन सी है, मैं भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको देखते रहना। यारलुंग ज़ेंगबो रिवर ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली जो रिवर है, ओके। अब देखो ये यार तिब्बत के अंदर है, तो इसको हम लोग यारलुंग ज़ेंगपो बोल रहे हैं। लेकिन अब ये जब इंडिया के अंदर यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये कौन सी कहलाती है, ब्रह्मपुत्रा। और फिर उसके बाद आकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ियों में जाकर ये गिर जाती है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो तिब्बत के अंदर है उसको हम लोग यारलुंग ज़ेंगपो बोलते हैं, इसका नाम यह ज़रूर याद रखना है। तो यहीं पर ही जो ये डैम्स वगैरह बिल्ड करे जाएंगे, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। हाँ, हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। तो यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, जैसे कि बात करी जा रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा जाएगा कोस्टल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाया जाएगा, पावर ट्रांसमिशन चैनल्स होंगे, ठीक है। जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर सिचुआन तिब्बत रेलवे का नाम भी है और नेशनल वाटर नेटवर्क भी है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, हम लोग नहीं, चाइना वाले कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप आप लोग को ये सारी मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल वीमेंस डे के बारे में। तो कल इस डे को मनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है साल 2021 का, इसको सेलिब्रेट करा गया है 8 मार्च को, और हर साल हम लोग इसको 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसका अब की बार का थीम क्या है, चूज टू चैलेंज। ये यानी कि इसका मतलब है आज के टाइम पे जो दुनिया है काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी आप कह सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये इन्हीं चैलेंज से लड़ते हुए बदलाव आता है। तो ये बेसिकली बताया गया है चूज टू चैलेंज, यानी चैलेंज जो है उससे लड़कर यहाँ पर किस तरीके से बदलाव लाया गया है। जो चैलेंज वर्ड है ये एक अलर्ट वर्ड है। आज के टाइम पर ज़्यादा चैलेंजेस हैं तो हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, नए नए चेंजेस आते हैं। ये वाली पिक्चर देखो, कल आप लोगों ने अगर गूगल वगैरह चलाया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये गूगल ने कल काफ़ी हद तक पिक्चर लगा रखी थी। जो गूगल पे रोज़ पिक्चर बदली जाती है, ठीक है। आपने गौर करा होगा, रोज़ जो पिक्चर है वो चेंज होती है। तो कल ये वाली पिक्चर जो है ये गूगल ने लगा रखी थी, तो वही पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इसी के ऊपर हमने थंबनेल भी बना रखा है ना। चलो अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ये किस दिन को मनाया जाता है। हमने अभी डिस्कस किया, जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल 8 मार्च को। इसका इतिहास देखें तो कब से शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत हुई है 1911 से। सपोर्ट किस किस ने किया है, बहुत सारे लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल ने इसको सपोर्ट किया है। ऑस्ट्रिया के अंदर, डेनमार्क के अंदर, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सब ने मिलकर सपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पर ये दिन होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखोगे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के सुफ्रेजिस्ट, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे सपोर्ट करा एक तरीके से इस दिन को। और यहाँ पे बोला भी गया एक तरीके से वेमेंस के अंदर इक्वालिटी लाएं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी लेकर आएँ, वो भी एक तरीके से इंडिकेट करने का हमारा यहाँ पर जरिया था। अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड डे। इसकी आप कह सकते हो ये किसी कंट्री में नहीं मनाया जाता, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नहीं मनाया जाता, किसी एक ग्रुप का नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑल ग्रुप्स, सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सभी जगह पर ये सेलिब्रेट करा जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब इसको सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन मकसद यह है कि भाई जो विमेंस हैं उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करी जाती है। हालांकि इंडिया के बारे में क्या कंडीशन थी, कल का एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था, आप लोग को मालूम होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर, कि ज़्यादा सिचुएशन अच्छी रही नहीं है। अगर हम बात करें साल 2019-20 के अंदर, तो विमेंस की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी रही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे इस दिन की वजह से हम लोग एक तरफ और स्टेप उठाते हैं जेंडर पैरिटी की तरफ, यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी आज के टाइम पर देखने को मिलती है ये खत्म हो जानी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को हम लेकर आए, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी हद तक ये डिफरेंस बना देते हैं लोग, ठीक है। आप कह सकते हो जो फीमेल है उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है सोसाइटी में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जॉब्स में कहीं लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं जॉब में एक जगह काम कर रहा है मेल, एक जगह काम कर रही है फीमेल, दोनों ही अपना बराबर का पोटेंशियल लगा रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया जो फीमेल है वो अपना ज़्यादा पोटेंशियल लगाती है एज कंपेयर टू द मेल।
यानी आदमी से ज़्यादा आप कह सकते हो पोटेंशियल, ज़्यादा एनर्जी लगाती है, ज़्यादा टाइम वर्क करती है फीमेल, लेकिन तब भी यहाँ पर जो पेमेंट है वो इसको मेल को ज़्यादा मिलती है, फीमेल को कम मिलती है। तो इस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है हमारी सोसाइटी में। तो इस चीज़ को भी टैकल करा जाए, इसलिए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बात करी गई है एयर बैग्स के बारे में। क्या होते हैं एयर बैग्स? हवा भरे जो बैग होते हैं, क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा इसमें। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, कौन है, क्या नाम है इनका, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस साल। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उनका नाम बताओ। अब इन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, उसके अंदर बताया अब जितने भी व्हीकल्स होंगे उस व्हीकल में जो ड्राइवर होगा और साथ ही साथ ड्राइवर के बराबर वाली सीट होगी, इसमें एयर बैग्स लगे होने चाहिए, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, अब आप लोग समझ गए हो यार, लॉजिकल आर्टिकल है, यहीं पे इसका मामला खत्म हो जाना चाहिए। देखो मतलब ये किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि जो एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी ठुक जाती है, तो कंडीशन ज़्यादातर ऐसी हो देखने को मिलती है कि आगे ये टकरा जाता है। जो बंदा होता है आगे शीशे में लग जाता है या फिर हैंडल में लग जाता है, ये बंदा होता है ये भी शीशे में लग जाता है, तो उसकी वजह से सर पे बहुत गहरी चोट आती है, और सर की चोट कभी ठीक नहीं होती जल्दी। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एयर बैग्स लगाए गए हैं, ताकि जो है बंदा सेफ्टी में रहे। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बताया गया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन्होंने बताया जितने भी व्हीकल्स अब जो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे उसके अंदर एयर बैग्स होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मैंडेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि जो व्हीकल्स हैं जो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से या फिर इसके बाद से, या फिर जो नए मॉडल्स बनेंगे, ठीक है, या फिर जो हमारे पुराने मॉडल्स हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं पालेंगे। एक तरीके से आप सीधे सीधे सिंपल शब्दों में समझो, जो ओल्ड मॉडल्स हैं प्लस नए मॉडल्स हैं, इनकी जिनकी भी अब मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो सभी की जितने भी हमारे आज के टाइम पर जो चल रहे हैं मॉडल्स या फिर जो नए मॉडल आने वाले हैं, सबके अंदर एयरबैग होना कंपलसरी है। ठीक है, यहां पर बेसिकली ये बताया गया है। अब यहां पे एयरबैग होना कंपलसरी है, हम लोगों ने देख लिया। अब ये चीज़ जो है, आप कह सकते हो ये सजेशन भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कमेटी के द्वारा कि रोड सेफ्टी के ऊपर कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न, अब यार रीज़न क्या है, देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कवर करेंगे इसके पीछे का मेन मकसद क्या है। इंडिया accounts for 10% of all road crash victims in the world as per the परसेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया गया जो 10% एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर होते हैं। और आप समझ सकते हो कि लगभग हर रोज़ हमारे भारत के अंदर हर रोज़ 415 लोग 415 लोग की डेथ होती है इस रोड एक्सीडेंट की वजह से, हर रोज़। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो जो एयर बैग है वो पूरी तरह से एक आप कह सकते हो लाइफ सेवर बन सकता है, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है अगर हम ये एयर बैग को यूज़ करते हैं तो। अब एयर बैग के साथ साथ हमारे पास कुछ और सेफ्टी मेजर्स हैं, तो वो क्या क्या हैं आप लोग इसका भी आप एक बार ध्यान रख सकते हो। जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, स्पीड अलर्ट सिस्टम हो गया, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो गए। ठीक है, यानी कि ये सब भी तरीके, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ भी अगर होंगी व्हीकल्स के अंदर तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचेगी इस एक्सीडेंट्स की वजह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आता है आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, और बात करते हैं OCI के बारे में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ के अंदर क्या है मैं आपको बताऊंगा, OCI और NRI के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने बार बार ये बोला गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, जो OCI कार्ड होल्डर्स होंगे, यानी जिनके पास ये OCI कार्ड होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, NRI की। यानी कि देखो होता क्या है ना, जो NRI है, NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो देखो जो NRI होता है ना, उसके पास क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट होता है। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर होता है NRI। OCI कौन होता है, मैंने आपकी इसको फुल फॉर्म बताई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके पास होता है फॉरेन पासपोर्ट, ये फॉरेन पासपोर्ट को होल्ड करता है। अब यार बात करते हैं, तो NRI क्या कर सकता है, अब उसके पास पूरे वोटिंग राइट्स होते हैं। ये नहीं क्या होता है, यानी कि सिटीजन होता है वो भारत का ही, विदेश में जाकर रह रहा होता है। ठीक है, विदेश में जाकर रह रहा होता है, अब उसके पास राइट्स भी हैं, वो लोग वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल इलेक्शन, यहाँ सभी पर वोट्स दे सकते हैं। लेकिन जो OCI होते हैं इनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है, यानी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर होते हैं। हालांकि क्या होता है कि ये सिटीजन तो होते हैं इंडिया के, लेकिन इन्होंने अपनी सिटीजनशिप बदल दी होती है, यानी कि कहीं और की, बाहर की, विदेश की सिटीजनशिप ले लेते हैं, देन वो कहलाते हैं OCI। अब यार यहाँ पे क्या होता है, इनके पास कोई भी वोट इलेक्शन नहीं होता, यहाँ भी मतलब आप कह सकते हो इनके पास राइट नहीं होता वोट देने का। ठीक है, क्योंकि जो ये OCI होल्डर्स है, तो उन्हीं के बारे में बात करी गई है कि देखो
इनके लिए कोटा छोड़ रखा है हमने अपनी कंट्री के अंदर। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नीट हो गया, जेई एग्जाम हो गया, जेई एडवांस एग्जाम हो गया, तो इनके अंदर पर्टिकुलरली एक रिजर्वेशन, एक कोटा छोड़ रखा है कि इतने लोग, इतने परसेंट तक जो है यहाँ पर एनआरआई अप्लाई करेंगे या ओसीआई अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली बात यह है, जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो क्लेम कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एनआरआई की सीट्स को, एनआरआई रिजर्वेशन यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। तो वही बात बताई गई है, जो भी यहाँ पे एग्जाम्स होंगे, नीट, जेई के मेंस, जेई एडवांस और भी कुछ प्रोफेशनल टेस्ट होंगे इंडिया के, तो उसके अंदर जो ओसीआई है उनको अलग से अब कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर क्या है कि वो लोग क्या कर पाएंगे, जो क्लेम कर पाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एनआरआई के सीट्स हैं उनको ही, उन्हीं का वो जो कोटा उसके अंदर रहने वाला है। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देखो, जो ये नोटिफिकेशन है इससे क्या है, ओएसआई आर नॉट एंटाइटल्ड टू अंडरटेक एनी मिशनरी। यहाँ पे ये अलग पॉइंट है। देखो ओसीआई में क्या हुआ है, मैंने अभी आपको बता दिया न्यूज़ के अंदर क्या है कि ये लोग अब जो है एनआरआई के ही, यहाँ पे एनआरआई के कोटा को ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जो कोटा एनआरआई के लिए होगा वही यूज़ कर पाएंगे, अलग से कोई कोटा नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे ओसीआई के लिए एक चीज़ और है, वो क्या है कि अगर उन्हें यहाँ पर आके मिशनरी पे या फिर माउंटेनियरिंग करनी है, माउंटेन पर जाना है, जर्नलिज्म करना है, ओसीआई के किसी को भी आकर तबलीगी एक्टिविटीज़ करनी है भारत के अंदर, तो फिर वो बिना सरकार की परमिशन के यहाँ पे कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें कंडक्ट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है। ओसीआई सिटीजन पे क्या होता है, ओसीआई सिटीजन जो है फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, उनके पास फॉरेन का पासपोर्ट होता है, और जो एनआरआई होते हैं उनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली फॉरेन पासपोर्ट है, मतलब ये लोग बाहर की सिटीजनशिप ले चुके हैं तो भारत के, लेकिन उन्हें सिटीजनशिप दूसरी जगह की ले ली है। तो अब ध्यान से सुनना, हमारा संविधान बोलता है कि हम डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करवाते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप हो प्लस इंडिया की सिटीजनशिप भी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही जगह की सिटीजनशिप ले सकता है। तो जो बाहर की सिटीजनशिप ले लेते हैं वो हैं ओसीआई सिटीजन्स। आई होप आप लोग को ये ओसीआई और एनआरआई क्लियर हो गया होगा। तो ये था कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है जिनका। तो गाइज इसके साथ करते हैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।